तो लास्ट वाली क्लास में स्टार्ट किया था अपन ने राजस्थान के फिजिकल डिवीजन को इंडिविजुअली, जिसमें पहला भौतिक प्रदेश नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट। कुछ बेसिक पॉइंट अपन ने इसमें स्टार्ट किए थे कि जो डेजर्ट है इसको नाम क्या दिया गया है। थार डेजर्ट किस स्थान पे बना हुआ है? टेथिस सी के अंदर, टेथिस सागर में। इसका टाइम पीरियड है वो ट्रसरी एज, तृतीय काल। मरुस्थल के विस्तार के बारे में लगभग एरिया 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें टोटल लेंथ इसकी 640 किलोमीटर, चौड़ाई है जो लगभग इसका आधा 300 किलोमीटर, और सागर तल से हाइट या ऊंचाई लगभग 200 से 300 मीटर। ये मीटर में था, बाकी 1 किलोमीटर में। फिर डेजर्ट की स्टडी है अध्ययन वाला पार्ट, जिसमें अध्ययन की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक पार्ट है एरिड। एरिड वाले पार्ट को कहा जाता है राठी रीजन। दूसरा भाग है सेमी एरिड, बांगड़ रीजन। एरिड का मीनिंग है 0 से 25 सेंटीमीटर, इसमें डबल है 25 से 50 सेंटीमीटर। एरिड डेजर्ट को अपन पुनः दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक विदाउट सैंड ड्यून और एक विद सैंड ड्यून। और कोई भी एरिया विदाउट सैंड ड्यून क्यों है? क्योंकि वो रॉकी डेजर्ट, और रॉकी डेजर्ट वाले एरिया के लिए शब्द यूज क्या था? हमादा। और जिस एरिया में विद सैंड ड्यून बालू का स्तूप युक्त है, तो उसका कारण है कि वहां विंड्स होती हैं जिनके साथ सॉइल होती है और सॉइल का डिपोजिशन होता है। तो जब विंड्स के द्वारा सॉइल का डिपोजिशन या निक्षेपण होता है, तो बनने वाली इस कलाकृतियों को अपन सैंड ड्यून्स कहते हैं, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर। और ऑल टाइप सैंड ड्यून आर फाउंड इन जोधपुर। अब इसमें मैं जो बेस्ट एग्जांपल है या जो फेमस टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स हैं, उसमें स्टार्ट किया था अपन ने फर्स्ट बरखान। तो बरखान राजस्थान में पवन या जो पवन के द्वारा मिट्टी का जो जमा होता है वो किस शेप में होता है? अर्धचंद्राकार क्रिस्टेंट शेप में। और इसमें जो ड्यून्स है उसकी जो भुजाएं हैं वो मुख्यतः विंड डायरेक्शन में ही होती हैं। जैसे विंड इस डायरेक्शन में है तो भुजाएं इस साइड में होंगी, विंड इस साइड में होगी तो भुजा उस साइड में होगी। तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में इस साइड में बनाएं। विंड विंड डायरेक्शन अगर आपने ये बनाई है तो इसका मीनिंग है ड्यून्स का फेस इस तरफ होगा। फिर तो इस तरीके से बना हुआ हो तो उसको पैराबोलिक नहीं बोले आप, क्योंकि विंड डायरेक्शन में ही है। और विंड डायरेक्शन के अगर अपोजिट हो ऐसे, तो फिर ये पैराबोलिक होगा। जैसे इसमें विंड डायरेक्शन ये है और इसके अपोजिट ड्यून्स ऐसे बने विंड डायरेक्शन की तरफ, तो इसका मीनिंग है फिर पैराबोलिक। तो बरखान बालू का स्तूप होता है जो विंड डायरेक्शन में बनता है। इसमें ये वाला जो ढाल होता है ये उभरा हुआ होता है, ऊंचा होता है। तो इस प्रकार के जो उभरे हुए जो ढाल होते हैं, यानी इसमें तो नहीं लगेगा कि हाथ से बना हुआ है, क्योंकि 3D मैप होते हैं उसमें ये साफ साफ दिखाई देता है उभरा हुआ इससे। और जो आगे वाला जो इसका भाग होता है जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, तो अपने साइंस में आप लोगों ने पढ़े होंगे इस तरीके से उभरे हुए लेंस, जिसको कहा जाता है उत्तल। ये उत्तल होता है जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, ये उत्तल होता है। तो इसमें बरखान के अंदर भी ये जो उभरा हुआ ढाल है ये कॉन्वेक्स यानी उत्तल ढाल, जबकि आगे का जो ढाल है जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, तो अंदर की तरफ धसे हुए लेंस कौन से होते हैं? अवतल। ये कॉनकेव स्लोप होता है। इसमें बरखान की दोनों भुजाएं होती हैं, उनके बीच की जो चौड़ाई होती है, विथ या चौड़ाई जो है इसमें, वो लगभग 100 से 200 मीटर, यानी अप्रोक्सीमेट जहां अपन बैठे हैं वहां से लेके और अपने इस मॉल वाले एरिया से जहां तक अपन बाहर निकल जाए वहां तक लगभग इनकी भुजाओं की चौड़ाई रहती है। इसकी जो हाइट होती है, ऊंचाई जो होती है, वो होती है लगभग एक एक जीरो हटा दो 10 से 20 मीटर तक।
तो इस ड्यून्स की जो ऊंचाई है ऊंचाई, हालांकि ये वाला पार्ट है इधर वाला, यहाँ इधर हवा में नहीं लिख पाएंगे अपन, इसका ऊंचाई हाइट 10 से 20 मीटर, यानी ये वाली जो चौड़ाई है उसमें से एक एक जीरो हटा देंगे, नहीं लगभग इसकी चौड़ाई का जो हाइट है वो लगभग 10% होता है। और इन ड्यून्स की खास बात क्या है कि हवाओं के साथ सबसे तेज गति से शिफ्ट होते हैं, और जो हवाओं से सबसे तेज शिफ्ट होंगे इसका मीनिंग है वो डेजर्टिफिकेशन को उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा। तो राजस्थान में पाए जाने वाले कौन से बालू का स्तूपों में सबसे ज्यादा डायनेमिक या सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप? बरखान। सर्वाधिक मरुस्थलीकरण में योगदान, यानी डेजर्टिफिकेशन को वो ज्यादा बढ़ाएंगे जो तेजी से शिफ्ट होंगे। तो राजस्थान में इस प्रकार के जो ड्यून्स हैं वो पश्चिमी राजस्थान से, और हम पूर्वी और बढ़ते हुए देखें तो यहाँ तो बीच में अरावली आती है। तो अरावली तो डेजर्टिफिकेशन के लिए एक बैरियर के रूप में है, तो इस साइड में हवाएं अरावली के पैरेलल शिफ्ट होती हैं। तो इन हवाओं के साथ मुख्यतः इस साइड में शेखावाटी के और इस प्रकार के जो ड्यून्स हैं वो अधिक शिफ्ट हुए हैं। तो ये विंड डायरेक्शन में इस साइड में, और मुख्यतः हमारे राजस्थान का जो मरुस्थल है वो किस राज्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है? भाई हमारे यहाँ तो है डेजर्ट ऑलरेडी, लेकिन उसका जो डेजर्ट शिफ्ट हो रहा है वो शिफ्टिंग हो रही है हरियाणा की तरफ, तो उस साइड में डेजर्टिफिकेशन अधिक हो रहा है। कारण उसमें योगदान सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका है? बरखान का। तो ये मुख्यतः शेखावाटी में अधिक पाए जाते हैं, और शेखावाटी में भी मुख्यतः 3-4 जिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा मरुस्थलीय रेतीला जिला या बिना नदी वाला जिला चूरू है। तो इसका मीनिंग चूरू की ओर अधिक है। चूरू में एक जगह का नाम है भालेरी विलेज। कौन सा गांव? भालेरी। क्या लेरी? भालेरी। चूरू मुख्यतः चूरू नहीं है कि ज्यादातर इसमें एरिया आता है शेखावाटी, कि मुख्यतः बरखान बालू का स्तूप शेखावाटी में अधिक पाए जाते हैं। और शेखावाटी में मोस्टली अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो चूरू, प्रॉपर लोकेशन पूछी जाए तो भालेरी विलेज, चूरू डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें पहले ये डायग्राम बनाइए। जैसे कोई माउंटेन है, उस माउंटेन के एक भाग पर जैसे विंड टकराती है तो उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? पवन सम्मुख ढाल बोला जाता है ना, पवन के सामने वाला ढाल, विंड वार्ड साइड। एक अपोजिट ढाल होता है विंड्स के उस साइड वाला, उसको कहा जाता है लिवर्ड साइड। यानी पवन विमुख ढाल, विमुख का मीनिंग होता है अपोजिट, सम्मुख का मीनिंग होता है सामने। तो जो इसमें पवन के सामने वाला जो ढाल होता है, यानी इसके जस्ट सामने, एक होता है इसके आगे वाला ढाल, तो ये जो विंडवर्ड साइड है वो किस आकृति में होता है? उत्तल, उभरे हुए आकार में। तो कई बार इस लैंग्वेज को भी यूज कर लेते हैं कि पवन सम्मुख ढाल जिसमें उत्तल, हालांकि उत्तल अवतल और किसी में नहीं आएगा, सिर्फ ये बरखान में ही आते हैं शब्द। और जो अवतल ढाल है यानी जो विंड डायरेक्शन के आगे वाला भाग है, लिवर्ड साइड,
जो ये पवन के सामने वाला था सम्मुख, वो अपोजिट वाला है विमुख। तो पवन विमुख वाले को लिखना है अवतल और सामने वाले को लिखना है उत्तल। सम्मुख यानी सामने, विमुख यानी अपोजिट, आगे वाला। क्या चीज? नहीं, ये इसकी जो चौड़ाई है वही तो है इसकी लंबाई। वैसे उस साइड में नहीं होती, ये फिक्स नहीं होती। तो इसमें जो बालू का स्तूप है, इसमें लेंथ वाला ये पार्ट है, इसका कोई डेटा नहीं दिया हुआ होता। इसमें सिर्फ चौड़ाई का और इसके हाइट का। इसका मीनिंग बालू का स्तूप है, ये काफी बड़े आकार में होता है। तो 10 से 20 मीटर काफी अधिक हाइट है। लगभग 3-3.5 फीट में अपने एक बिल्डिंग होती है। तो 10 मीटर में लगभग 3 मंजिला और 20 मीटर में लगभग 6 मंजिल। तो 6 मंजिल जितनी जो बिल्डिंग होती है उसके लगभग बराबर इसकी हाइट, और चौड़ाई होती है लगभग उससे भी 10 गुना ज्यादा। यानी दोनों भुजाओं के बीच में चौड़ाई अधिक है इसमें। तो इसमें एक तो जो शब्द है, जैसे बालू का स्तूप देखने को अपने को कौन सी आकृति में दिखाई दे रहा है? अर्धचंद्राकार। ये क्रिश्चियन शेप में है। तो इसमें जो डेफिनेशन होगी, जैसे विंड या पवन है, पवन के द्वारा निर्मित या पवन के द्वारा जमा की गई मिट्टी जब अर्धचंद्राकार आकृति बनाती है तो निर्मित बालू का स्तूप को क्या कहा जाएगा? बरखा। तो इसमें विंड्स के आगे लिख दीजिएगा, विंड्स के द्वारा जो सॉइल डिपॉजिट की गई वो किस आकृति में है? अर्धचंद्राकार, क्रिश्चियन शेप में। तो डेफिनेशन अपन इसी आकृति को देखते हुए लिखेंगे कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो निर्मित बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है। और जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण राइट एंगल या समकोण पर होता है तो अनुप्रस्थ, पैरेलल होता है तो अनुदैर्ध्य। तो कल जो डेफिनेशन बताई थी उसमें आपको बताया था सिर्फ एक एक की वर्ड चेंज होगा। तो इसमें जो की वर्ड है वो अर्धचंद्राकार। तो डेफिनेशन लिखिए इसकी, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, तो जो लगभग ड्यून्स के डेफिनेशन लिखी थी वैसा ही है। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, सिर्फ यहाँ आकृति बतानी है, अर्धचंद्राकार आकृति में होता है। When the winds deposit of soil in crescent shape, when the winds deposit of soil in crescent shape, then formed structure oblique dunes is known as Barkhan sand dune. When the winds deposit of soil in crescent shape, then formed structure or dunes is known as Barkhan sand dune. जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमाव अर्धचंद्राकार आकृति में होता है या अर्धचंद्राकार आकार में होता है तो निर्मित बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है। When the winds deposit of soil in crescent shape, then formed structure is known as बरखान। तो इसमें जो ये शब्द कीवर्ड जो आ रहा है वो ये है अर्धचंद्राकार। इस शब्द को अंडरलाइन कर दीजिए। यानी विंड्स के द्वारा जो सॉइल डिपोजिशन है वो क्रिसेंट शेप में है तो निर्मित इस आकृति को हम क्या बोलेंगे? बरखा। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, these sand dune are mostly found in शेखावाटी। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक
ये बालू का स्तूप सर्वाधिक, these sand dunes are mostly found in शेखावाटी। These sand dunes are mostly found in शेखावाटी। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी। सर्वाधिक शेखावाटी, ब्रैकेट में लिखिएगा चूरू, भालेरी। ये भालेरी विलेज है जहां अधिक होते हैं। तो इसमें चूरू को अंडरलाइन कर दीजिए। मेन एरिया शेखावाटी, और शेखावाटी में मेन डिस्ट्रिक्ट है चूरू, चूरू भालेरी विलेज। तो ये तो इसके डेफिनेशन हो गई, एरिया कौन सा है। अब इन बालू के स्तूपों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जैसा कि आपको बताया कि ये जो ड्यून्स हैं ये विंड डायरेक्शन में सबसे तेज गति से शिफ्ट होते हैं। तो मोस्ट डायनेमिक या सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। और जो बालू का स्तूप जितना अधिक गतिशील होगा वो डेजर्टिफिकेशन में या मरुस्थलीकरण में सबसे ज्यादा योगदान देगा। तो मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान या कंट्रीब्यूशन करने वाले सैंड ड्यून कौन से हैं? बरखा। तो मरुस्थलीकरण सर्वाधिक या सर्वाधिक गति वाला बालू का स्तूप, तो उसमें आंसर क्या रहेगा? बरखा। तो बरखान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबसे तेज गति से शिफ्ट होता है। इसका मीनिंग ड्यून्स हैं वो और भी शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनकी गति या स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की बरखान की, क्योंकि ये विंड डायरेक्शन में होता है, इसका तेजी से शिफ्ट रहता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं में लिखिएगा बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप या ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। बरखान सैंड ड्यून्स आर मोस्ट डायनेमिक सैंड ड्यून। बरखान सैंड ड्यून्स आर मोस्ट डायनेमिक सैंड ड्यून्स। बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप। तो इसमें जो शब्द लिखा ना सर्वाधिक गतिशील, इसको अंडरलाइन कर देना, मोस्ट डायनेमिक। बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। इस कारण इनका मरुस्थलीकरण में योगदान अधिक है। Therefore या that's why this sand dune maximum contribute in desertification। इस कारण इन बालू के स्तूप का मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन में योगदान सर्वाधिक है। That's why this sand dune maximum contribute in desertification। तो इसमें जो मरुस्थलीकरण है इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो इसका मीनिंग दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। डेजर्टिफिकेशन वो बालू का स्तूप ज्यादा करेंगे जिनकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो जब आगे हम एक पॉइंट ये भी पढ़ेंगे अपने, हालांकि आपके राजस्थान में जो इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं, पर्यावरणीय समस्याएं, उसमें एक ये समस्या भी है मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण का एक बड़ा कारण है कि अपने यहाँ जो आंधी वगैरह चलती हैं तो उनके साथ मिट्टी शिफ्ट होती है, और उस मिट्टी में शिफ्ट होने वाले ड्यून सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? बरखा, क्योंकि वो गति सबसे ज्यादा गति वाले ड्यून्स होते हैं। बाकी ये जो कीवर्ड इसमें आ रहे हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये आपको डायग्राम के थ्रू ही याद रखने। मैं कई बार ये डायग्राम ये शब्द यूज नहीं करके ये शब्द यूज कर लेते हैं कि राजस्थान में वो बालू का स्तूप जिसमें विंड वॉर्ड साइड है वो कॉन्वेक्स स्लोप में, और जो लीवॉर्ड साइड है वो कॉन्वेक्स स्लोप में, और ये कॉनकेव स्लोप में। उत्तल और अवतल ढाल में बनने वाले जो बालू का स्तूप, तो बाकी ये शब्द और किसी में नहीं आएंगे। तो अगर इन शब्दों को यूज किया जाता है तो इसका मीनिंग आंसर क्या है? बरखा।
टेक्नोलॉजी में अपने हाथ भी उतने तंग है। अब नहीं। कीबोर्ड कहाँ गायब कर दिया? थैंक यू। ये तो कंप्यूटराइज्ड है, बाकी जो रियल है वो ये इस प्रकार के ट्यून्स होते हैं। तो विंड डायरेक्शन ये होती है, ये उभरा हुआ ढाल होता है, आगे वाला ये नीचे धंसा होता है, ये होता है कॉन्वेक्स, और ये वाला होता है कॉनकेव स्लोप, उत्तल और अवतल ढाल। तो विंड डायरेक्शन में होने के कारण इसमें मिट्टी क्या होती है, ऊपर हाइट पर जाने के बाद आगे धंसती रहती है इस तरीके से। और बीच वाला ये वेजिटेशनल एरिया होता है, इसमें रुकी हुई रहती है। हालांकि वेजिटेशन इतनी अधिक हाइट पे नहीं होती कि मिट्टी को रोकती है, लेकिन इसमें ऊपर की ओर इस तरीके से मिट्टी का जमाव अधिक होता है और भुजाओं की ओर मिट्टी आगे और फैलती रहती है। तो इसका ये क्रिस्चियन शेप में रहते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति में। नेक्स्ट लिखिएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ट्रांसफरस सैंड ड्यून। ट्रांसफरस जो सैंड ड्यून है, इसमें जो विंड डायरेक्शन है, पवन की जो दिशा है, उसके राइट एंगल पर कोई ना कोई बैरियर होता है, या तो वो कोई माउंटेन होता है, या कोई वेजिटेशनल एरिया होता है, या वनस्पति होती है। तो उस पर्वत या वनस्पति के अवरोध के कारण जो विंड्स है वो मिट्टी को आगे नहीं ले जा पाती। जैसे इससे टकराई की तो यहाँ पे मिट्टी का जमाव होगा, यानी मिट्टी का जमाव है वो विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे हो रहा है, समकोण पर हो रहा है। तो इसमें जो सैंड ड्यून बनेंगे वो बनेंगे समकोण पर। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमाव पवन की दिशा के समकोण पर होता है, तो बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ। ये ट्रांसवर्स सैंड ड्यून। तो इसमें विंड डायरेक्शन के राइट एंगल या समकोण पर बालू का स्तूप दिखाना है। अब ये समकोण पर क्यों है, क्योंकि सामने अवरोध है, बैरियर है। बैरियर या तो माउंटेन्स के कारण या वेजिटेशनल एरिया वनस्पति के कारण। तो इसका मीनिंग है जब ये अवरोध के कारण बनते हैं तो इसका मीनिंग है ये मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्थिर बालू का स्तूप है। जबकि सबसे गतिशील बरखान है, ये बरखान के अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मीनिंग है विपरीत बनते नहीं है, वो गतिशील हैं, तो ये सबसे स्थिर है। तो इसमें विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे दिखाइए।
तो राइट एंगल पे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आगे समकोण पर बैरियर या अवरोध है। जैसे कि मेरी विंड डायरेक्शन में ये माने तो सामने वाली जो वॉल या दीवार है वो मेरे डायरेक्शन के क्या है? राइट एंगल पर है और अवरोध के रूप में। तो डेफिनेशन क्या होगी? जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण पर होता है, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण पर होता है, तो निर्मित बालू का स्तूप को या निर्मित स्थलाकृति या संरचना को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण होता है, पवन की दिशा के समकोण पर होता है, when the soil deposits at the right angle of wind when the soil deposits at the right angle of wind, then formed structure oblique sand dune when the soil deposits at the right angle of wind या winds, then formed structure oblique sand dune is known as transverse sand dune। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण पर होता है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समकोण पर होता है, when the soil deposits at the right angle of winds when the soil deposits at the right angle of winds, यानी जब पवन की दिशा के समकोण पर मिट्टी का जमाव हो तो निर्मित बालू का स्तूप को या निर्मित संरचना को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। Then formed structure या dunes is known as transverse sand dune। अब ये वाले जो बालू के स्तूप हैं ये मुख्यतः जो ये शेखावाटी वाला एरिया था राजस्थान का उत्तरी भाग यानी चूरू और ये वाला पार्ट, अब चूरू के पास में इस साइड में जो थली वाला जो जिला बताया था आपको मैंने बीकानेर, तो ये बालू का स्तूप मुख्यतः अनुप्रस्थ वाले हैं वो बीकानेर की ओर, गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू इस साइड में, बाकी होने को पश्चिमी राजस्थान में भी है, लेकिन ये मुख्यतः जिस जिले में होते हैं वो जिला कौन सा है? बीकानेर। तो इसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड शेखावाटी। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखेगा ट्रांसवर्स सैंड ड्यून आर मोस्टली फाउंड इन बीकानेर, श्री गंगानगर, बीकानेर को अंडरलाइन कर दीजिए यानी मेन डिस्ट्रिक्ट यही, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड शेखावाटी। Transverse sand dune are mostly found, yeah, these sand dune are mostly found in Bikaner, Sri Ganganagar, हनुमानगढ़ एंड शेखावाटी। लेकिन सभी ऑप्शन में दिए हुए हैं अलग अलग, तो एक आंसर क्या मानोगे? बीकानेर। तो बीकानेर को अंडरलाइन कर दीजिए। अब बरखान भी अपने जैसे लिखा है कि सबसे ज्यादा शेखावाटी में पाया जाता है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि बरखान बाकी और कहीं नहीं पाया जाता, इसका मीनिंग बाकी और जगह बरखान जो है वो संख्या में काउंटिंग में बहुत कम है,
जिसका मीनिंग मैक्सिमम एरिया उनका शेखावाटी में, और शेखावाटी में भी मेन एरिया चूरू डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें भी एक मेन विलेज दिया हुआ है, भालेरी विलेज के पास में अधिक है। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। मोस्ट स्टेबल वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें, बरखान वाला गतिशील है वो लिखना जरूरी है। ये अनुदैर्ध्य या रैखिक बालू का स्तूप। लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर सैंड ड्यून। इसमें जो विंड डायरेक्शन होती है, पवन की जो दिशा होती है, उसी डायरेक्शन में विंड जो सोइल है वो डिपॉजिट होती है। तो जो ड्यून्स होते हैं वो विंड डायरेक्शन के पैरेलल बनते हैं। तो पैरेलल बनने वाले जो ड्यून्स होते हैं उनको नाम क्या दिया जाता है? रैखिक या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो इसमें अच्छे से एक शब्द को रटना है कि राइट एंगल या समकोण वाला है वो अनुप्रस्थ है, उसको अच्छे से रट के रखना। और समकोण पे नहीं होके समानांतर है, पैरेलल है, तो फिर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या लीनियर सैंड ड्यून। तो इसका मीनिंग डेफिनेशन इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, जब मिट्टी का निक्षेपण पवन के समानांतर या पवन की दिशा में होता है तो निर्मित बालू का स्तूप को अनुदैर्ध्य या रैखिक बालू का स्तूप कहा जाता है। When the soil deposits to the parallel of wind, then formed structure is known as longitudinal or linear sand dune. जब मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है, या जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अपनी दिशा में या समानांतर किया जाता है, तो डेफिनेशन में चाहे विंड्स पहले लिख दो चाहे मिट्टी पहले लिख दो, तो मिट्टी का निक्षेपण जब पवन की दिशा के समानांतर होता है, when the soil deposits to the parallel of wind, to the parallel of winds, then formed structure is known as linear और longitudinal sand dune. तो इसमें जो कीवर्ड आ रहा है वो आ रहा है पैरेलल या समानांतर। तो समानांतर को अंडरलाइन कर दीजिए। जब मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है या पवन की दिशा में होता है, मीनिंग दोनों का एक है, पवन की दिशा में होना इसका मीनिंग वही है समानांतर। तो इसमें विंड डायरेक्शन और जो ड्यून्स है वो एक लाइन में होते हैं, तो एक लाइन में होने के कारण इनको क्या बोला गया है? रेखीय बालू का स्तूप यानी लीनियर सैंड ड्यून। अब जैसे कि बरखान की अपन ने बात की थी, बरखान सबसे ज्यादा कहाँ थे? चूरू। चूरू के सामने इस साइड में जिला कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर के नीचे बॉर्डर पे कौन है? जैसलमेर। तो ये जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है लीनियर सैंड ड्यून, ये जैसलमेर में अधिक है। अनुप्रस्थ है वो बीकानेर में अधिक है। मोस्ट डायनेमिक या गतिशील है वो कहाँ तक पहुंच गए? चूरू तक। तो इस साइड में बरखान, इस साइड में अनुप्रस्थ और इस साइड में अनुदैर्ध्य। तो विंड डायरेक्शन के पैरेलल बालू का स्तूप सबसे ज्यादा जैसलमेर में बनते हैं। तो इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो, longitudinal sand dune या linear sand dune are mostly found in जैसलमेर।
अनुदैर्ध्य या रेखिक बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। Linear sand dunes या longitudinal sand dunes are mostly found in जैसलमेर। तो अभी तक ये जरूरी नहीं है सभी बालू का स्तूपों में ऐसे मैक्सिमम वाली लोकेशन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो ड्यून्स है उनमें बताई गई है लोकेशन। जैसे बरखान में चूरू है, ट्रांसवरस में बीकानेर है, लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य में जैसलमेर। पश्चिमी राजस्थान में अपने कुछ ड्रेनेज सिस्टम भी हैं, कुछ नदियां भी हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान की एक तो प्रमुख नदी है लूनी। एक लूनी में मिलने वाली यहाँ पे जवाई नदी आती है, पाली से जाती है जो। एक उत्तरी राजस्थान में एक नदी आती है घग्गर। तो जो घग्गर बेसिन है, जवाई बेसिन है, लूनी बेसिन है, इन नदियों के पास में मुख्यतः अनुदैर्ध्य या रेखिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। क्योंकि लूनी का जो एरिया है उसके पैरेलल जहाँ हवाएं चलती हैं, तो हवाओं के समानांतर इनके तटों के पास में जो बालू का स्तूप बने हुए हैं, वो चाहे लूनी हो, जवाई हो, घग्गर हो या जो कोई अदर रिवर हो, तो रिवर्स के पास में मोस्टली जो ड्यून्स आपको मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका मीनिंग घग्गर बेसिन, जवाई नदी और मुख्यतः लोनी बेसिन में ये बालू का स्तूप अधिक मिलते हैं। तो रिवर का अगर कोई भी रेफरेंस आता है तो आंसर क्या होगा आपका? लॉन्गिट्यूडनल। तो नेक्स्ट लाइन में नोट में लिखिएगा। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप लूनी, जवाई एवं घग्गर बेसिन के पास भी पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स are also found along Loni, Javai and Ghaggar basin. Longitudinal sand dunes are also found along Loni, Javai and Ghaggar basin. अनुदैर्ध्य या रेखिक बालू का स्तूप लोनी, जवाई एवं घग्गर बेसिन के पास भी पाए जाते हैं। बेसिन होता है रिवर का एरिया। जैसे कोई नदी बहती है, चंबल बहती है, तो चंबल का एरिया चंबल बेसिन। लूनी बहती है तो लूनी बेसिन। तो इन रिवर बेसिन्स के पास में जो ड्यून्स मिलेंगे आपको, ये कौन से रहेंगे? मोस्टली ये रहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। तो रिवर्स का अगर कोई रेफरेंस आता है तो आंसर ये रहेगा। जैसा एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, वो कहते हैं इस नदी को रेफरेंस कर दे के कि घग्गर नदी के पास में बेसिन में कौन से बालू का स्तूप है। तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः नदियों के पास में पाए जाने वाले हैं वो लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, और या विंड डायरेक्शन के पैरेलल या समानांतर है तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाने वाले बालू का स्तूप, तो इसका मीनिंग ये रहेगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। बीकानेर की ओर कौन से होते हैं? ट्रांसवरस और शेखावाटी या चूरू की तरफ बरखान अधिक होते हैं। फिर बरखान के अपोजिट जो बनते हैं उनको कहा जाता है पैराबोलिक। नेक्स्ट लिखो पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक सैंड ड्यून। अब इसमें साथ में बरखान वाली जो आकृति है वो भी बना दीजिए ताकि इजीली समझ में आए कि बरखान तो ये होता है और पैराबोलिक इसके अपोजिट होता है। इसके विपरीत का मीनिंग है जिसमें एक तो कर्व थोड़ा कम मुड़ा हुआ और इसमें भुजाएं हैं वो विंड डायरेक्शन में ही हो, जिसमें इसमें विंड डायरेक्शन की और तरफ चलती हुई और उसमें विंड डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये वाला जो ड्यून्स है इस साइड वाला, ये है पैराबोलिक।
इसकी तुलना हेयर पिन या बालों की क्लिप से हुई है। तो दो डेफिनेशन हो सकते हैं, एक तो बालों की क्लिप जैसे यानी हेयर पिन जैसे बालों का स्तूप, दूसरा बरखान के विपरीत बालों का स्तूप, यानी इसमें जो फोल्ड या जो इसमें जो बैंड है वो एक सामान्य सा बैंड है जैसे हेयर पिन में होता है, इस तरीके से। बरखान की तरह कर्व ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं है। These sand dunes are formed to the opposite of बरखान, यानी इन बलुका स्तूपों का निर्माण ये बरखान के विपरीत होता है, या बरखान के विपरीत निर्मित बालुका स्तूपों को these sand dunes these sand dunes are formed to the opposite of बरखान। To the opposite of बरखान और या और हेयरपिन शेप सैंड ड्यून। बरखान के विपरीत बालू का स्तूप या हेयरपिन जैसे बालू का स्तूप पैराबोलिक कहलाते हैं। डेफिनेशन यहां से, जैसे बरखान के विपरीत बालू का स्तूप या हेयरपिन जैसे बालू का स्तूप पैराबोलिक कहलाते हैं। These sand dunes are formed to the opposite of बरखान और हेयरपिन शेप sand dune are known as या are called पैराबोलिक। पैराबोलिक की खास बात क्या है कि राजस्थान में जितने भी डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, अरावली के पश्चिम में हैं जितने भी हैं, 12 मरुस्थलीय जिले हैं। तो ये जो पैराबोलिक है लगभग राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में मिलेगा। तो सभी मरुस्थलीय जिलों में मिलेगा, इसका मीनिंग है काउंटिंग या संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले रेत के टीले कौन से हैं? पैराबोलिक। क्या राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में महिलाएं हैं क्या? महिलाएं सब में हैं। तो महिलाएं जहां हैं वहां बालों की क्लिप भी है, यानी पैराबोलिक भी है वहां। तो पैराबोलिक सभी डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट उन सब में है, और सब में होगा तो इसका मीनिंग एक कॉमन ड्यून है, ये सामान्य बालू का स्तूप है, और सब में है तो काउंटिंग में क्या आएगा? ज्यादा आएगा, टोटल में ज्यादा होंगे। तो ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो एक तो होता है राजस्थान में सबसे ज्यादा गतिशील कौन सा है, तो आंसर है बरखान। वहां की वर्ड है डायनेमिक ड्यून्स कौन से हैं, गतिशील कौन से हैं, तो बरखान है। और एक राजस्थान में जो बरखान है उसके विपरीत कौन से हैं? पैराबोलिक। या सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप पैराबोलिक होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। मैक्सिमम कहाँ है ये लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली इंडिकेट नहीं किया गया कहां पर। ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। These sand dunes are mostly found in राजस्थान। These sand dunes are mostly found in राजस्थान। ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं क्योंकि ये सभी मरुस्थलीय जिलों में, because these dunes are found in all desert districts, because these dunes are found in all desert districts, क्योंकि ये बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में
ये दो स्टेटमेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालों का स्तूप पैराबोलिक, यानी राजस्थान में मोस्ट फाउंड जो ड्यून्स है, सबसे ज्यादा मिलने वाला रेत का टीला पैराबोलिक है। फिर ये बालों के स्तूप सभी जिलों में पाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट ए यानी दोनों सही। बी, सी और डी। तो ये लाइन तो अभी लिखवाई है मेरे हिसाब से, तो गलत अभी तो मत करना, बाद में कर देना चाहिए। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बालू के स्तूप कौन से हैं? पैराबोलिक। तो पैराबोलिक सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फाउंड इन राजस्थान। अधिक क्यों है? क्योंकि ये सभी जिलों में, सभी मरुस्थलीय जिलों में है। बिकॉज पैराबोलिक सैंड ड्यून आर फाउंड इन ऑल डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स। तो कई बार अपने को, जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि सभी मरुस्थलीय जिलों में, धीरे धीरे अपने दिमाग में आएगा हाँ सभी जिलों में है। तो सभी जिलों में क्यों होंगे? सभी जिलों में डेजर्ट नहीं है। तो इसका मीनिंग ये बालू का स्तूप सभी जिलों में, तो सभी जिलों का मीनिंग है 50 जिले, जबकि ये सभी मरुस्थलीय जिलों में है। तो ये सभी जिले लिखना यहाँ ये स्टेटमेंट गलत है। तो अपने सभी जिले नहीं लिखे, अपने लिखे सभी मरुस्थलीय जिले। तो मरुस्थलीय जिले इसका मीनिंग जो 12 डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट, तो सभी मरुस्थलीय जिले उसको अंडरलाइन कर देना। ये बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक, तो एक तो ये सर्वाधिक मैक्सिमम, ये सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फाउंड, या मैक्सिमम फाउंड इन राजस्थान। नेक्स्ट लिखिए सेफ। जैसे विंड डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन में इस तरीके से बनने वाले ये तो है बरखा। बरखान की विंड डायरेक्शन अगर चेंज होती है बरखान के निर्माण के दौरान, तो फिर उसमें केवल एक भुजा का विकास ही आगे की ओर होता है, दूसरी भुजा रुक जाती है। तो ये जो आकृति होती है इसको कहा जाता है सिफ। तो इसमें मैंने कल आपको बताया था कि जब दो चेंजेस हुई इसमें, एक तो विंड डायरेक्शन और एक बरखान की भुजा का आगे की ओर बढ़ना, सिर्फ एक भुजा का आगे की ओर बढ़ना, तो निर्मित संरचना बालू का स्तूप होगा, उसको सिफ कहा जाएगा। तो इसका मीनिंग डेफिनेशन अपन यहां से लिखेंगे कि बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ती है। डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद लिखिए। बरखान के निर्माण के दौरान, बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, when the change in the direction of winds during formation of barkha, when the change in the direction of winds during formation of barkhan, बरखान के निर्माण के दौरान, बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है, when the change in the direction of winds during formation of बरखान, बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ती है। Then one arm of बरखान get extend,
देन वन आर्म ऑफ बरखान गेट एक्सटेंड, तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ती है, जिससे निर्मित बालू का स्तूप या स्थलाकृति को सिफ कहा जाता है। देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर और सैंड ड्यून इज नोन एज सिफ, जिससे निर्मित स्थलाकृति या बालू का स्तूप को सिफ कहा जाता है। देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर और ड्यून्स या सैंड ड्यून इज कॉल्ड या इज नोन एज सिफ। इसका मीनिंग, इसमें दो कीवर्ड यूज हो रहे हैं कि बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन। तो एक तो ये कीवर्ड है पवन की दिशा में परिवर्तन, यानी ये आपको याद होना चाहिए इसमें। और फिर दूसरा कीवर्ड है बरखान की एक भुजा का आगे की ओर बढ़ना, यानी वन आर्म ऑफ बरखान गेट एक्सटेंड। और दोनों ही चीजें याद नहीं हो तो एक सिंपल सी डेफिनेशन एग्जाम में लिख के आ जाना, एक भुजा वाले बरखान को सिफ कहा जाता है। यानी जब बरखान की दोनों भुजाएं नहीं और एक भुजा वाला बरखान होता है तो उसको सिफ कहा जाएगा। अब ये वाले जो सिफ सैंड ड्यून है, जो लगभग विंड डायरेक्शन में बनती है भुजा, पवन की दिशा जिस भाग में है उस साइड में भुजा आगे की ओर बढ़ती है। और विंड डायरेक्शन में बनने वाले एक बालू का स्तूप और भी है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य या रेखिक बालू का स्तूप। ये वो सैंड ड्यून्स हैं सिर्फ और अनुदैर्ध्य जो एक कैटेगरी या एक फैमिली के हैं। कौन सी फैमिली? समानांतर बालू का स्तूप। पैरेलल सैंड ड्यून्स हैं, जबकि एक फैमिली होती है इनकी अनुप्रस्थ या समकोण पर स्थित ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, ये अपन कह सकते हैं राइट एंगल सैंड ड्यून। राइट एंगल सैंड ड्यून होते हैं समकोण वाले बालू का स्तूप। तो राइट एंगल पे है, समकोण पे एक तो अपने ट्रांसफरस होता है जिसमें ज्यादा मिट्टी कहां पर होती है? राइट एंगल या समकोण पर होती है। तो ये अनुप्रस्थ या ट्रांसफरस। एक अगर आपने ध्यान दिया हो बरखान बालू का स्तूप, तो बरखान में भी ज्यादातर जो मिट्टी होती है वो विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे ही ज्यादा मिट्टी होती है, विंड डायरेक्शन में मिट्टी कम जाती है। तो इसका मीनिंग जो बरखान है वो सॉइल डिपोजिशन के बेस पे अगर देखा जाए, मिट्टी का जमाव ज्यादा देखा जाए तो राइट एंगल पे मिट्टी ज्यादा, विंड डायरेक्शन में कम है। एक अगर आपने ये पैराबोलिक देखा हो तो पैराबोलिक में भी विंड डायरेक्शन है, उसके राइट एंगल पे मिट्टी का जमाव है, विंड की ओर मिट्टी का जमाव इस साइड में कम है जो भुजाएं बढ़ी हुई हैं। तो ये जो पैराबोलिक है, इस पैराबोलिक का नेचर भी ऐसा ही है कि इसमें मिट्टी ज्यादातर राइट एंगल पे रुकी होती है। बरखान में भी राइट एंगल पे, विंड डायरेक्शन में कम है। और अनुप्रस्थ तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो इसका मीनिंग ये वाले जो राइट एंगल ड्यून्स हैं, समकोण वाले बालू का स्तूप है, इनकी फैमिली एक मानी जाती है। जैसे कि कई बार अपना जो फेस है या किसी भी व्यक्ति का फेस है वो अपने पेरेंटल फेस से मैच करता हुआ है, मम्मी से, पापा से, दादा से या दादी से या नाना नानी से, किसी न किसी अपनी फैमिली में थोड़ा बहुत मैच करता हुआ रहता है। तो कई बार अपन गांव से निकलते हैं तो कई बार अपने को दूसरे लोग टोक देते हैं कि इसके बच्चे हो क्या। तो फिर घर जाके अपन पूछते हैं उसको कैसे पता। तो मीनिंग है कि अपने को फेस कट, अपन घर में रहते हैं इसलिए इतना मैच होता हुआ नहीं लगता, लेकिन बाहर वाले व्यक्तियों को साफ साफ लगता है कि आपके फादर में, मदर में आपका फेस कट सेम मिल रहा है। तो मीनिंग है कि ये एक फैमिली वाले हैं, तो इसका मीनिंग इनमें मिट्टी जमने की प्रवृत्ति एक जैसी है। जैसे लगभग ज्यादातर इन सब में मिट्टी राइट एंगल पर है,
तो ये सारे राइट एंगल के जो एग्जाम्पल हैं उसमें लिए जाते हैं, जबकि जिसमें मिट्टी विंड डायरेक्शन के पैरेलल समानांतर ज्यादा जाती है, जैसे शिफ्ट में आगे की ओर जा रही है एक भुजा की ओर, और लॉन्गिट्यूडनल में भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो आजकल इनका एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का कि राइट एंगल ड्यून्स में किसको शामिल नहीं करते। तो इसमें 3 कैटेगरी एक साथ होती हैं और इनके साथ ऑप्शन में या तो लॉन्गिट्यूडनल ये दिया जाता है, या फिर इनके साथ शिफ्ट दिया जाता है, या फिर ये 3 ऑप्शन ये और इनके साथ एक ये शिफ्ट देके फिर पूछते हैं विंड डायरेक्शन के पैरेलल कौन सा है, तो सिर्फ उसके पैरेलल है। या राइट एंगल पे कौन सा नहीं है, तो सिर्फ नहीं है, समकोण पर नहीं, ये उसके पैरेलल बनता है। तो ये जो 4-5 ड्यून्स आपने लिखे हैं, उसके बाद में इन 5 में से कौन से तो राइट एंगल फैमिलीज में है, यानी उस वाली कैटेगरी में है, और कौन सा पैरेलल फैमिलीज में है। तो इनको कैटेगराइज, ये अपने को मेंस एग्जाम में नहीं लिखना है, इस पैटर्न का सिर्फ अपने को आरएस प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। तो क्योंकि इस प्रीलिम्स एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुराने क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे तो इससे लगभग आइडिया लग जाएगा आपको। तो ये जो 4-5 ड्यून्स आपने किए हैं, उसके बाद में ये 2 फैमिली कैटेगराइज कर देना, एक तो राइट एंगल ड्यून्स और एक पैरेलल ड्यून्स। तो पैरेलल में ये 2 एग्जाम्पल हैं और राइट एंगल या समकोण पे वो 3 एग्जाम्पल। यानी इस वाले पार्ट को कॉपी, मेंस वाली कॉपी में नहीं लिखना है, ये प्रीलिम्स टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके लिए। और एग्जामिनर का क्वेश्चन सीधा सा है कि राइट एंगल या समकोण पर कौन सा बालू का स्तूप बनता है, इनमें से एक बताना है। तो आंसर वो रहेगा जो परफेक्ट बनता है। फिर आंसर रहेगा ट्रांसवर्स, ये वाला। पवन की दिशा के समानांतर बालू का स्तूप कौन सा बनता है, तो परफेक्ट आंसर कौन सा है, परफेक्ट आंसर है अनुदैर्ध्य। तो जब एक आंसर लेना हो तो एक आंसर तो आपको पता है ये कीवर्ड अपन ने कहाँ यूज किए। तो ये राइट एंगल तो यूज किया था अपन ने इसमें ट्रांसवर्स में, और पैरेलल यूज किया था अपन ने लॉन्गिट्यूडनल में, अनुदैर्ध्य में। तो पैरेलल सैंड ड्यून के एग्जांपल हैं शिफ्ट सैंड ड्यून और लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून। लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर सैंड ड्यून, जबकि इस साइड में है ट्रांसवर्स। बरखान और पैराबोलिक। तो पैराबोलिक में भी तो ज्यादा मिट्टी बरखान की तरह ही है, बीच में रुकी हुई है, इसका मीनिंग राइट एंगल पे रुकी हुई है। तो राइट एंगल पे मिट्टी होती है, एक तो परफेक्ट जो राइट एंगल होता है उसमें, यानी ट्रांसवर्स में, और एक लगभग इसके सिमिलर होते हैं बरखान और पैराबोलिक। और जिनमें मिट्टी पैरेलल ज्यादा चलती है, जिसमें एक तो परफेक्ट पैरेलल ही चलती है, वो है अनुदैर्ध्य, और एक लगभग उससे मैच होता हुआ है सिफ। साइड में ब्रैकेट में लिख देना इनके कॉर्नर, कॉर्नर पे ओनली आरएस प्रीलिम्स, यानी मेंस में नहीं लिखना इन चीजों को। हाँ जी, कंप्लीट हो गए यहाँ तक।
ड्यून्स के जो टाइप है उसमें नेक्स्ट लिखो तारानुमा बालू का स्तूप। स्टार टाइप सैंड ड्यून। तो तारानुमा बालू का स्तूप या स्टार टाइप सैंड ड्यून का मीनिंग क्या है? ये जैसा ही कल आपको बताया था कि इन ड्यून्स के बनने के लिए एक तो डायनेमिक विंड्स यानी अनियमित हवाएं जरूरी है। विंड डायरेक्शन फिक्स नहीं होती इनमें। एक तो चारों ओर से हवाएं आती हैं यानी अनिश्चित या अनियमित हवाएं, और इसमें जो आर्म्स या भुजाएं बनती हैं वो 3 या 3 से अधिक होती हैं। दोनों कंडीशन होना जरूरी है। तो डायग्राम बना के फिर डेफिनेशन लिखिएगा। डायग्राम हो गया कंप्लीट? जल्दी बनाइए भाई। तारानुमा में बहुत ज्यादा परफेक्शन की जरूरी नहीं है। अगर ऐसा बना दिया आपने, 4 भुजाएं बना दी, तो भी ये भी तारानुमा ही लिखा हुआ ना कि आर्म्स या भुजा 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। 3 बन गई हैं तो भी तारानुमा ही है ये भी। जैसे बरखान में 2 ही होती हैं तो ये नहीं है। तो तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण अनियमित हवाओं से होता है। स्टार टाइप सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय इरेगुलर विंड्स या डायनेमिक विंड्स। तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण अनियमित हवाओं से होता है। स्टार टाइप सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय इरेगुलर विंड्स या डायनेमिक विंड्स। तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण अनियमित हवाओं से होता है। अनियमित का मीनिंग होता है जिसकी दिशा निश्चित ना हो। नियमित हवा वो होती है जो एक डायरेक्शन से चले। तो तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण अनियमित हवाओं से होता है, इरेगुलर विंड से होता है या डायनेमिक विंड से होता है। तो स्टार टाइप सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय इरेगुलर विंड्स। आप पवन लिख दो, ऑब्लिक करके पवन। मीनिंग टर्मिनोलॉजी जो यूज करनी है वो आपको पता है, क्योंकि एयर तो वैसे भी इसमें गलत रहेगा। तो हवा की जगह ऑब्लिक पवन लिख दो, समझ में आ जाएगा टर्मिनोलॉजी। इसकी जगह अपने को क्या मानना है? पवन। काटना मत अब इसको। काट क्यों? इतना तो अंडरस्टूड है ना कि भाई ये किसकी जगह लिखा है? विंड्स की जगह। ये ज्योग्राफी या कई बुक्स में भी आपको मिलेगा कि हवा, एग्जाम में अगर हवा आ गया तो आंसर तो लिख देना पड़ेगा ना अपने को, कि जिसमें अनियमित हवाओं से निर्मित बालू का स्तूप। तो इसका मीनिंग है वो किसके बारे में पूछ रहे हैं? क्योंकि हर एग्जामिनर है उसका जरूरी नहीं है कि नॉलेज ये वाला हो कि उसको पता है कि विंड्स और मुख्यतः एयर में क्या डिफरेंस है। हो सकता है नहीं हो। तो तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण अनियमित हवाओं से होता है। इन बालू के स्तूपों में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। These dunes have 3 and more than 3 arms.
These dunes have 3 and more than 3 arms. इन बालू के स्तूपों में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती। These dunes have 3 and more than 3 arms. इन बालू के स्तूपों में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती। अब ये वाले जो स्टार टाइप सैंड ड्यून है, ये अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में इस साइड में गंगानगर में एक एरिया आता है सूरतगढ़। तो इसमें गंगानगर की फेम कम है, सूरतगढ़ में अधिक होते हैं। इसका मीनिंग गंगानगर को यहाँ ब्रैकेट में लिख देना चाहिए। और इसके बाद में ये होते हैं बीकानेर। तो ये सीक्वेंस आपको फर्स्ट जैसलमेर को लेना है, सेकंड यहाँ पे सूरतगढ़ और नंबर 3 पे लिखना है बीकानेर। तो इनकी डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेगा तारानुमा बालू का स्तूप सर्वाधिक, सर्वाधिक में रैंक वाइज लिख देना। फिर स्टार टाइप सैंड ड्यून आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर, यानी फर्स्ट रैंक के अकॉर्डिंग लिखना, फर्स्ट जैसलमेर, सेकंड सूरतगढ़, सूरतगढ़ के आगे ब्रैकेट में लिख देना श्री गंगानगर, एंड बीकानेर। तारानुमा बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर, सूरतगढ़, सेकंड, थर्ड बीकानेर में पाए जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन देते हैं, कई बार इन्होंने जैसलमेर ऑप्शन नहीं दिया तो आंसर क्या माना, फिर इन्होंने सूरतगढ़। तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट कम देते हैं, प्रॉपर एरिया अधिक देते हैं। जैसे कि ऐसा अपन ने बरखान में भी देखा था, चूरू के एक पर्टिकुलर एरिया में अधिक हो, भालेरी विलेज के अंदर। तो ऐसा 1-2 जगह है जहां प्रॉपर लोकेशन को इंडिकेट किया जाता है। इसमें भी ये सूरतगढ़। जैसलमेर ऑप्शन है तो आंसर वही रहेगा, ये नहीं है तो फिर आंसर क्या रहता है। तो ये पुरानी क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे तो उससे आइडिया हो जाएगा आपको, पुराने एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। और जैसलमेर अगर प्रेजेंट है तो पहला आंसर जैसलमेर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए श्रब का पीस। श्रब का मीनिंग क्या होता है? श्रब का मीनिंग क्या लिया जाता है? झाड़ी। हालांकि इसको जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं उनके अंदर इस टर्म्स को हिंदी में गलत लिख रखा है। श्रब को, इसको लिख रखा है बै के नीचे रह ले रखा है, सबर लिख रखा है, तो सबर नहीं है, यह है श्रब। श्रब का पीस, इसका मीनिंग है जो डेजर्ट एरिया है, बातें नहीं करें। डेजर्ट एरिया में जहां पे जो जीरोफाइट्स पाई जाती है, यानी कंटीली वनस्पति पाई जाती है। तो इस कंटीली वनस्पति की हाइट बहुत कम होती है। जीरोफाइट प्लांट है, इनकी हाइट कम होती है और ये अपनी हाइट में कम मिट्टी को रोक पाता है। तो कम मिट्टी को रोक पाएंगे, इसका मीनिंग ड्यून्स बड़े होंगे या छोटे। तो मरुस्थल में जो झाड़ियां होती हैं, इन झाड़ियों के पास बनने वाले जो छोटे बालू का स्तूप, स्मॉल सैंड ड्यून्स जो होते हैं, इन छोटे बालू का स्तूपों को ही कहा जाता है श्रब का पीस, क्योंकि झाड़ी की हाइट के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। तो मरुस्थल में झाड़ियों के पास बनने वाले छोटे बालू के स्तूपों को क्या कहा जाता है? श्रब का पीस। मीनिंग है झाड़ी वाले बालू का स्तूप। तो ये झाड़ी वाले ना थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसका इन्होंने झाड़ी वाले बालू का स्तूप नहीं लिख के इसका जो इंग्लिश टर्म्स है उसी में ही हिंदी में लिख दिया है, श्रब का पीस। तो मरुस्थल में झाड़ियों के पास बनने वाले छोटे बालू का स्तूपों को श्रब का पीस कहा जाता है।
डायग्राम बनाने के बाद में इस टर्म्स को पहले लेंगे। यानी स्मॉल सैंड ड्यून्स विच आर फॉर्म्ड नियर बुशेज या अलोंग बुशेज इन डेजर्ट रीजन आर नोन एज श्रब का पीस। तो मरुस्थल में झाड़ियों के पास बनने वाले छोटे बालू के स्तूपों को श्रब का पीस कहा जाता है। Small sand dunes which are formed near bushes in desert region is known as is called shrub का पीस। मरुस्थल में झाड़ियों के पास बनने वाले छोटे बालू के स्तूपों को श्रब का पीस कहा जाता है। स्मॉल सैंड ड्यून्स विच आर फॉर्म्ड नियर बुशेज इन डेजर्ट रीजन आर नोन एज या आर कॉल्ड श्रब का पीस। अब इस प्रकार के बालू का स्तूप जनरली अपने को उस एरिया में अधिक देखने को मिलते हैं जहां पे झाड़ियां अधिक हो, जीरोफाइट अधिक हो। और जीरोफाइट वनस्पति का मीनिंग होता है मरुदभिद वनस्पति। ये वहां अधिक होती है जहां डेजर्ट अधिक होते हैं, जैसलमेर और बीकानेर। तो दिस सैंड ड्यून आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर एंड बीकानेर। तो नेक्स्ट लाइन में लिख देना, ये बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर एवं बीकानेर में पाए जाते हैं। दिस सैंड ड्यून आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर एंड बीकानेर। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर एवं बीकानेर में पाए जाते हैं। अब इनके लिए एक टर्मिनोलॉजी और भी, एक शब्दावली और भी यूज होती है। जैसे इस साइड से आप आ रहे हो तो ये झाड़ियों के पीछे दिखाई देगा आपको, तो झाड़ी के पीछे वाली बालू का स्तूप है, इसका मीनिंग ये सब तो यूज होगा। इसमें झाड़ी या जो बुश या जो श्रब वाला पार्ट, तो इसको नेब खा भी कहा जाता है। अब उस साइड से आप आ रहे हो तो इस साइड से आप, अब जैसे अपन जा रहे हैं यहाँ झाड़ी ना हो तो यहाँ पे ये जो बालू का स्तूप ये फ्रंट में आ गया, लेकिन आप उस साइड से आ रहे हो तो इसका मीनिंग वो झाड़ी के पीछे है। तो इसका मीनिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट का मीनिंग एक ही होता है, श्रब का पीस या नेब खा। मीनिंग है श्रब का पीस सैंड ड्यून इज आल्सो नोन एज नेब खा। बाकी कई बुक्स है इसमें लिख देते हैं कि झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप। तो झाड़ियों के पीछे कौन? नेब खा। जरूरत पड़ने पे कोई भी हो सकता है। तो नोट में लिखेगा, इन बालू का स्तूपों को नेब खा भी कहा जाता है। इन बालू का स्तूपों को नेब खा भी कहा जाता है। दिस ड्यून्स आल्सो नोन एज नेब खा। यानी नेब खा भी इसी टर्म्स के लिए यूज करते हैं, जो झाड़ियों के पास में हो या पीछे बनते हो। These sand dunes या these dunes are also known as नेब खा। इन बालू के स्तूपों को नेब खा भी कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट, नेटवर्क सैंड ड्यून। नेटवर्क बालू का स्तूप का मीनिंग यह है कि मरुस्थल में कई बार जो ड्यून्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब वो कनेक्ट, वैसे तो देखो नेटवर्क सैंड ड्यून है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये ड्यून्स का कोई टाइप नहीं है।
लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भूगोल नहीं चलता है, भूगोल भूगोल के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसका मीनिंग है कि ये कॉन्सेप्ट इसलिए लगता है मेरे को क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूप। तो एक दूसरे से तो हो सकता है कि सारे एक जैसे हो, या हो सकता है कि एक अलग हो, बरखान है, दूसरा अनुप्रस्थ है, एक अनुदैर्ध्य है, एक स्टार टाइप सैंड ड्यून है। मीनिंग ये है, ये इस टर्म्स को यूज किया गया है जब बालू का स्तूप एक दूसरे से जुड़े हुए हों, कनेक्ट हों, तो कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स इज नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अपना मोबाइल है, इसमें एक तरफ साइन रहता है बैटरी का, ये तो उतनी रहती है जितनी रात को आपने छोड़ी है। एक तरफ रहता है ये अपने टावर का साइन, नेटवर्क का साइन। जैसे आपने कहीं फोन मिला रखा है और अचानक ये चला गया, तो इसका मीनिंग है फिर आपका फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सामने से वापस फोन आएगा, फोन क्यों काटा, तो फिर आप रिप्लाई करोगे काटा नहीं है, किस में नहीं था, नेटवर्क में नहीं था, कनेक्टिविटी में नहीं है। तो कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स यानी जब जुड़े हुए हों, कनेक्टिविटी में हो, तब उनको क्या कहा जाता है, नेटवर्क सैंड ड्यून। और ये जनरली वहां होते हैं जहां ड्यून्स अधिक होते हैं, और ड्यून्स अधिक वहां होंगे जहां रेत या मरुस्थल अधिक है। तो राजस्थान के जो 4 बड़े जिले हैं, जे बी बी जे, पुराने वाले फॉर्मेट वाले, उनमें ड्यून्स अधिक हैं। जैसलमेर है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, 4 बड़े जिलों के, लेकिन जैसलमेर पहले आना चाहिए। तो एक तो इसका मीनिंग लिख दो, नेटवर्क से। इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है, क्योंकि कनेक्टिंग ड्यून्स कोई भी हो सकता है। तो इसमें लिखिए एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूप या आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूप। दोनों शब्दों का मीनिंग एक ही, एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूप यानी आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूप नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स आर नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून। कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स आर नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून। एक दूसरे से जुड़े हुए या आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा, मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। जे बी बी जे वाले जिले लिख दीजिए। सर्वाधिक, नेक्स्ट लाइन में लिख दो, सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। पहला जैसलमेर लिखना, बाकी इच्छा वो सीक्वेंस वैसे लिख देना। मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से अपने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में, एक तो एरिड और एक सेम एरिड। फिर एरिड वाला, शुष्क वाला जो भाग है वो 0 से 25 सेंटीमीटर है, और इसको अध्ययन की दृष्टि से पुनः 2 भाग, जिसमें बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। तो बालू का स्तूप मुक्त वाला एरिया तो मुक्त क्यों था, क्योंकि हमादा था, रॉकी डेजर्ट था, पत्थर वाला मरुस्थल था, इसका रेत के टीले नहीं थे। जिसका मैक्सिमम एरिया जैसलमेर के कुछ एरिया में है, पोखरण, रामगढ़, लोदरवा। फिर जोधपुर की तरफ फलोदी और बाड़मेर का कुछ हिस्सा। जबकि ये वाला एरिया होता है, इसमें ड्यून्स होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ विंड्स के द्वारा सॉइल का डिपोजिशन होता है। विंड्स है वो सॉइल को डिपॉजिट करती है, और उससे निर्मित जो स्थलाकृतियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सैंड ड्यून्स कहलाती हैं, बालू का स्तूप। और ये बालू का स्तूप मैक्सिमम, सर्वाधिक जैसलमेर, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर। फिर सभी प्रकार में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उनको हमने कवर किया आज, कि जब विंड डायरेक्शन के और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं तो बरखा। दस मिनट बाद छोड़नी है।
अपने घर वालों का सबसे बड़ा झूठ, पढ़ना सबसे आसान है। यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। भैया मजदूरी कर लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, आजकल तो बिल्डिंग का काम रात को भी चलता है, उसका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। 6 घंटे करो, 500 का नोट मांग लो, मिल जाएगा। फिर शाम को डोला मारू लो, आराम से सो जाओ। मीनिंग है कि दुनिया में कोई भी काम कर लेना आसान है। ये हमारे एक गुरु ने बताई थी सच्चाई कि तुम्हें घर वालों ने इसलिए भेजा कि बेटा पढ़ ले, वरना गांव में ये मजदूर जो है ना, इसकी तरह काम करना पड़ेगा। और कि तुम लोग इस डर से और पढ़ने के लिए आ गए हो। और पढ़ना दुनिया का सबसे इसलिए है क्योंकि आप अपनी लगभग जो अपनी जीवन है उसका 1/3 पार्ट है पढ़ने में लगा देते हैं, 20-25 साल तक लगभग। और फिर भी नहीं पता रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। उस मजदूरी और काम में तुरंत आएगा, शाम को 6 घंटे बाद आएगा। तो मीनिंग है कि पढ़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो ये अभी जो आपकी आवाज आ रही थी ना, वो सीट 10 मिनट बढ़ते नहीं आनी चाहिए। क्योंकि इस काम को किसने चुना है? मेरे हिसाब से अधिकतम आप लोगों ने। कुछ एक हैं जिसको गांव वालों ने धक्के देके यहाँ छोड़ के गए हैं कि तू गांव में मत रहे, तू रहेगा तो हमारे वाले को और ले डूबेगा। हाँ जी, टॉपिक में आए वापस। तो डेजर्ट का ये वाला जो पार्ट है ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब डेजर्ट का सेकंड पार्ट कौन सा बचा हुआ है? सेमी एरिड। तो इनको दो भागों में हमने डिवाइड किया था, ए एरिड वाला या राठी रीजन। अब ये बी हेडिंग डालिए, सेमी एरिड और बांगड़ रीजन। हाँ यही था, क्या देख रहे हो वापस? पेन का रंग कौन सा था? अर्ध शुष्क मरुस्थल, या दूसरा जो नाम है वो भी लिख दीजिएगा, बांगड़ रीजन। ये अरावली है। अरावली पर औसत वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। इस साइड में अभी जो आपको कंप्लीट करवाया है एरिड डेजर्ट, यानी जो अभी लास्ट में हमने पढ़ा है शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश, इसमें वर्षा अधिकतम कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, या 0 से 25। मिनिमम 0 और अधिकतम 25 सेंटीमीटर। इसके सामने ये वाला जो हिस्सा जिसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे ये है सेमी एरिड। सेमी एरिड डेजर्ट या अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसके डेफिनेशन क्या होगी? तो एक डेफिनेशन के बेस पे तो ये लिख सकते हो कि शुष्क मरुस्थल ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर एवं अरावली ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी 25 सेंटीमीटर और अरावली यानी 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित। डेफिनेशन कई हो सकते हैं इसकी। शुष्क मरुस्थल के पूर्व में स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अरावली के पश्चिम में स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल, या फिर दोनों ही बेस बता दो कि इधर एरिड है और सामने अरावली है, दोनों के बीच वाला एरिया अपने आप में सेमेरिड पार्ट। तो ये डायग्राम बनाते हुए फिर डेफिनेशन लिखिएगा।
चेक। सर हाँ जी, सर इधर सर क्वेश्चन पूछना था एक। दो पूछो। सर जैसे कि आपने कल लिखवाया था, जैसे वह सर्वाधिक बालिका स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के बालिका स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। अनेक नहीं, सभी सभी प्रकार। प्रकार की सॉरी सभी प्रकार के बालिका स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। तो सर ऐसा क्या है कि जैसलमेर में नहीं पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं? जोधपुर में, जैसलमेर में क्या होता है, विंड डायरेक्शन या विंड फ्लो तेज होता है। तो विंड फ्लो तेज होता है तो वहां ज्यादातर हवा की दिशा में ड्यून्स अधिक बनते हैं। भाई हवा की स्पीड अधिक होंगी तो वहां पे मिट्टी क्या है, हवा के साथ ज्यादा शिफ्ट होती है। तो सर और जोधपुर में भी तो हवा से भी होगा। स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी जैसलमेर में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी कहाँ है? अच्छा सर। जैसलमेर में। और सर एक और क्वेश्चन पूछना था। दो और पूछो। जैसे कि सर अपने राजस्थान इसमें एक पाकिस्तान सेकंड। के जिले पड़े थे पुण्य, तो उसी आप प्रकार पंजाब, एक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और इनके जिले क्यों नहीं पड़े सर अब? पंजाब में। पंजाब इनकी अंतर्राज्य के साथ सीमा लगते हैं सर हमारी, जैसे तो पंजाब के जिले। तो अपन पढ़ क्या रहे हैं? नहीं सर रे, वो लिखा मैं यही बता रहा हूँ, अपन पढ़ क्या रहे हैं? सर भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। राजस्थान, जो जो जहाँ की आपने बात की है ना, वह राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक। और अच्छा। उसमें लास्ट पॉइंट था बाउंड्री, उस बाउंड्री की आप बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कि गुजरात के जिले, पंजाब के जिले, हरियाणा, वो सॉरी, हाँ सर। जम्मू एंड कश्मीर, उनके जिले क्यों नहीं पढ़े? हाँ सर। क्योंकि ये एक रीजनल ज्योग्राफी है, तो रीजनल ज्योग्राफी में रीजनल नॉलेज लिखा जाता है। भाई गुजरात वाले वो पढ़े जो उनके भूगोल लगता है। नहीं ब- सर, जैसे पंजाब के कौन से जिले, राजस्थान के कौन से जिले से सीमा बनवाते हैं? अच्छा, तो अपोजिट स्टेट वाले। हाँ सर। तो ये पहले अपने सिलेबस में था टॉपिक, राजस्थान और पड़ोसी राज्य। अब ये टॉपिक से अपने, ये अपने टॉपिक ही हटा दिया है। तो अच्छा। इसका मीनिंग अपने को राजस्थान को जनरल राजस्थान के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है, सामने वाले स्टेट्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना होता। ऐसे क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में आया करते थे। रिकॉर्ड में अगर पिछले 8 या 10 सालों के एग्जाम में देखोगे तो ये टॉपिक किसी भी एग्जाम में नहीं है। अब जो टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो होते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश से। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो राजस्थान का। जबकि पहले एक टॉपिक हुआ करता था राजस्थान एवं उसके पड़ोसी राज्य। तो तब अपने को डिटेल में पढ़ना होता है, अब अपने को बेसिक्स पढ़ना होता है। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो क्या? हाँ, ज्योग्राफी का है, बागेश्वर। हाँ जी। तो इसमें अर्ध शुष्क मरुस्थलीय डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन लिखिएगा, ये रेफरेंस देने हैं पहले। शुष्क मरुस्थल ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर एवं अरावली ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 50 सेंटीमीटर। शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर एवं अरावली 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। ए फिजिकल डिवीजन, a physical division which is lies between a physical division which is lies between arid desert ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर एंड अरावली रीजन ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर। ए फिजिकल डिवीजन which is lies between arid desert 25 सेंटीमीटर एंड अरावली रीजन ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर is known as semi arid desert और बांगड़ रीजन। शुष्क मरुस्थल ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर एवं अरावली ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है।
के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। ए फिजिकल डिवीजन विच इज लाइज बिटवीन एरिड डेजर्ट 25 सेंटीमीटर एंड अरावली रीजन ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर इज नोन एज सेमी एरिड डेजर्ट और बांगड़ रीजन। अब जैसे कि एरिड डेजर्ट में भी लगभग अपने डेफिनेशन वर्षा के अकॉर्डिंग ही बताई थी कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को एरिड डेजर्ट और राठी रीजन कहा जाता है। फिर इसको पुनः कितने भागों में बांटा जाता है? 2, और इसको बांटा जाएगा 4। यानी दोनों में एक तो रेनफॉल स्केल एक दूसरे के डबल है, इसमें आधी है, इसमें डबल है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, इसको 4 भागों। तो सेमेरिड के इसके डेफिनेशन के बाद में इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो स्टडी या अध्ययन। डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी या अध्ययन वाले पॉइंट में लिखिए अध्ययन की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अध्ययन की दृष्टि से अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, सेमी-एरिड डेजर्ट again divides into 4 divisions या 4 parts. According to study point of view, semi-arid desert again divides into 4 parts या divisions. अध्ययन की दृष्टि से अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। तो जैसा ही कल आपको बताया था, इसके जो 4 डिवीजन या जो 4 भाग या जो 4 पार्ट हैं वो कौन से हैं? 2 तो नदियों के नाम से, लूनी और घग्गर। 2 एरिया के नाम से हैं, नागौर और शेखावाटी। तो जैसे कि नदी वाले तो एक तो लूनी और एक लास्ट में अपन करेंगे घग्गर। तो रिवर के एरिया को बोलते हैं बेसिन। नदी जहाँ से बहती है वो अपने आप में एक बेसिन या एक क्षेत्र होता है। तो लूनी बहती है तो लूनी बेसिन, जहाँ से घग्गर बहती है वो घग्गर बेसिन। नागौर वाला जो एरिया वो अपने आसपास की जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, तो नागौरी उच्च भूमि, नागौरी अपलैंड। शेखावाटी वाला जो एरिया है उस एरिया में एक अंतःप्रवाही नदी फेमस है, कांतली। इस कारण शेखावाटी वाले एरिया को बोला जाता है अंतःप्रवाह क्षेत्र। अंतःप्रवाह का मीनिंग होता है कि जहां का ड्रेनेज सिस्टम बहते बहते इनलैंड हो जाए, धरातल में समा जाए, और ये वो नदियां होती है जिनमें पानी अधिक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से 2, 4, 5 पानी की बकेट है वो लाके मिट्टी में डालिए, क्या वो नदी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि पानी बहुत कम है वो। जैसे ही आप जमीन पे डालोगे जमीन के अंदर बैठ जाएगा। अंतःप्रवाही नदियां ऐसी होती हैं। जिन नदियों में पानी कम होता है वो बहते बहते और धीरे धीरे धरातल में समा जाती हैं, उनको कहा जाता है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। और वो नदियां जिनमें पानी अधिक होता है वो या तो किसी दूसरी बड़ी नदी से कनेक्ट हो जाएंगी, या किसी सागर तक पहुंच जाएंगी, या किसी बे या खाड़ी तक पहुंच जाएंगी। जैसे राजस्थान के अपवा तंत्र के 3 पार्ट हैं, जिसमें कुछ नदियां अरब सागर तक पहुंचती हैं तो अरेबियन सी रिवर, कुछ यमुना तक पहुंचती हैं, डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी तो नहीं पहुंचती। यमुना उनको गंगा में, और गंगा उन सबको लेकर बंगाल की खाड़ी में। तो कुछ नदियां अपने बे ऑफ बंगाल में काउंट होती हैं, बंगाल की खाड़ी में, और कुछ जो ना तो अरब सागर जाती हैं ना बंगाल की खाड़ी, और बहते बहते अंतः प्रवाह यानी जमीन में समाप्त हो जाती है, उनको कहा जाता है इनलैंड ड्रेनेज। तो शेखावाटी अंतः प्रवाह के लिए फेमस है क्योंकि वहां एक नदी है कांतली, जिसके एरिया को कहा जाता है तोरावाटी। लिखवाया भी था आपको कि कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर इज नोन एज तोरावाटी। तो ये उस कांतली के कारण किस में शामिल है? अंतः प्रवाह। और नागौरी भाग है वो अपने आप में एक उच्च भूमि, आसपास की जमीन से थोड़ा जो लैंड है उनका थोड़ा अपलैंड है। हालांकि ये दृष्टि का तो नहीं होता, इतना विजुअल नहीं होता, बातें नहीं करें। तो ये वाला जो भाग है लूनी और ये घग्गर, ये 2 तो नदी पार्ट है। और ये 2 एरिया के अकॉर्डिंग है, एक नागौर और एक शेखावाटी। नागौरी अपलैंड और ये शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज।
इनलैंड ड्रेनेज रीजन। तो ये लिखा है कि 4 भागों में, तो चारों भागों के नाम लिख दीजिए, 2 नदियों के नाम है और 2 एरियाज के नाम। लोनी है तो लोनी बेसिन, घगर है वहां घगर बेसिन, नागौर है वो उच्च भूमि के रूप में तो नागौरी अपलैंड, और शेखावाटी इनलैंड। तो एक अपलैंड है और एक इनलैंड है। अब इसमें हर एक भौतिक प्रदेश के अपनी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं तो वो 1 बाय 1 इसमें देखेंगे अपन। तो फर्स्ट हेडिंग में लीजिए इसमें लोनी बेसिन। ये जो सेमेरिड में 4 भाग बताए हैं, बातें नहीं करें, सिर्फ 10 मिनट की बात और। ये जो चारों भाग है ये सीक्वेंस वाइज अपने ऐसे लिखे हैं, इधर लोनी बेसिन है, ये बीच में है नागौर, फिर ये शेखावाटी हरियाणा बॉर्डर की तरफ, और ये ऊपर की ओर घग्गर बेसिन। ये योधे वाला एरिया है, ये शेखावाटी, ये अपना जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नागौर आता है, और इस साइड में लोनी। तो इसके अंदर जो लोनी बेसिन है उसकी विशेषता, एक तो इनका एरिया कहाँ पर है, जैसे इसमें तो एरिया पता लग रहा है नागौर। अब नागौर से जो अलग हुआ है वो भी इसी में ही है, डेडवाना कुछामन। शेखावाटी अंतःपुरवा में, तो इसमें भी जिले पता है अपने को कि चोरू, सीकर, झुंझुनू, और एक नया जिला बन गया नीमका थाना। घग्गर बेसिन में योद्धे वाले क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ से नया जिला बन गया अनूपगढ़। तो इसका मीनिंग इनमें तो लगभग डिस्ट्रिक्ट का अपने को अनुमान है क्योंकि कवर किए हुए हैं। लोनी बेसिन में जिले कौन से हैं तो एक तो लोनी बेसिन का ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को एक स्पेसिफिक नाम और दिया जाता है। लोनी बेसिन को गोडवाड़ का बेसिन भी कहा जाता है, नॉट गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड अलग है, ये गोडवाड़। क्योंकि इस क्षेत्र में आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो एक बोली बोली जाती है जिसको क्या बोला जाता है, गोडवाड़ी। जैसे सदर्न राजस्थान में बोली जाती है वागड़ी, जयपुर के पास ढूंढाड़ी, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी। तो यहाँ लोनी बेसिन के एरिया में कौन सी होती है, गोडवाड़ी। तो लोनी बेसिन इज आल्सो नोन एज गोडवाड़ बेसिन। लोनी बेसिन को गोडवाड़ का बेसिन भी कहा जाता है। अब इसका विस्तार है, एक तो मुख्यतः पाली, पाली के ऊपर की ओर डिस्ट्रिक्ट आता है जोधपुर, फिर इस साइड में पाली के टच में बाड़मेर, बाड़मेर से एक नया और बन गया तो वो भी इसी में ही आएगा, बालोतरा। लिखें तो लिख दीजिए, वरना अभी ये ज्योग्राफी में वैसे भी ऐड नहीं होने। ऑथेंटिक बुक्स कोई आएगी हिंदी ग्रंथ अकादमी जैसी, तो वो निकालेंगे एक लंबे टाइम के बाद। अभी तो सिर्फ यही पूछे जा सकते हैं कि बालोतरा नया जिला कहाँ पर बना है, तो वो बातें अपनी लगभग पहले हो चुकी हैं। तो ये बाड़मेर से निकला हुआ बालोतरा, ये भी इसी में। अब जस्ट नीचे पाली के एक तो आता है जालोर, तो जालोर से भी एक नया हिस्सा निकल गया है सांचौर। एक जो सिरोही वाला पार्ट है इसको लिखने को अपने इसमें लिख देते हैं लोनी बेसिन में, क्योंकि लोनी बेसिन की एक नदी है जो सिरोही से आती है, खारी, इसलिए लिख देते हैं। बाकी प्रॉपर सिरोही है वो अपने अरावली रीजन में अधिक आता है, तो नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं है। तो इसमें मेन सिरोही को छोड़ के सिरोही को शामिल भी कर सकते हो। तो लोनी बेसिन इज एक्सटेंट इन पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर एंड सिरोही। लिखना चाहो सिरोही ऐड कर सकते हो। तो एक तो लोनी बेसिन कौन कौन से एरिया में ये बताना होता है, तो और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है तो वो भी बताना है। तो लोनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर एंड सिरोही में। अब इसमें जो लोनी बेसिन है इसमें कुछ एक विशेषताएं हैं। जैसे इसमें एक तो जालोर की और एक रण पाया जाता है जिसको कहते हैं नेहड़ का रण।
ये रण भूमियां होती हैं, दलदली और लवणीय भूमियां होती हैं। तो नेहड़ का रण लूनी बेसिन में कहां पर पाया जाता है? जालोर। एक मुख्यतः लूनी बेसिन में लवणीय पादप पाए जाते हैं। लवणीय पौधों को कहते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट प्लांट यानी लवणीय पादप। तो लवणीय पादप इसमें पाए जाते हैं बालोतरा के आसपास, क्योंकि लूनी में फ्लड या बाढ़ आती है बालोतरा में, क्योंकि उसकी अधिकांश सहायक नदियां लूनी में बालोतरा में मिलती हैं। तो जहां नदियां उसमें मर्ज होंगी तो उसके अंदर उसका एरिया या पेटा छोटा होता है। तो नदियों के पेटे जहाँ पे छोटे होते हैं उससे पानी जनरली बाहर आ जाता है, तो वहां पे फ्लड अधिक आती है। तो लूनी में बाढ़ वाला स्थान है बालोतरा, और बालोतरा में जैसे उसका पानी बाहर आएगा तो बालोतरा से आगे रण ऑफ कच्छ, गुजरात का जो रण है वो नजदीक है। रण भूमियां सेलाइन लैंड होती हैं, लवणीय भूमियां होती हैं। तो उन क्षेत्रों में जो वनस्पति ग्रो करती है वो खारी वनस्पति होती है। हेलोफाइट प्लांट्स होते हैं, लवणोद्भिद पादप या लवणीय पादप। सेलाइन प्लांट या हेलोफाइट प्लांट, यानी बॉटनिकल टर्म्स में बोले तो हेलोफाइट, जोग्राफिकल में जनरल बोले तो सेलाइन प्लांट यानी लवणीय पादप। गुजरात की ओर तो जो रन ऑफ कच्छ है वहां तो जो पानी भरा हुआ है रण के अंदर जगह जगह, तो वो पानी खारा होता है और वनस्पति भी खारी होती है। उसको उस साइड में पाई जाने वाली एक ऊंट की प्रजाति है वो अधिक खाती है इसको। इस कारण उस ऊंट की प्रजाति का नाम भी खराई, जो कि भारत में मुख्यतः तैरने वाले ऊंट के नाम से फेमस है। स्विमिंग कैमल कहा जाता है खराई ऊंट को। ये कीबोर्ड। कीबोर्ड आ जाएगा क्या उसमें? ये तैरते हुए जो बीच में टापू होते हैं ये रन ऑफ कच्छ का सीन है, जिस एरिया में पानी भरा हुआ है। बाकी रन ऑफ कच्छ ज्यादातर एरिया ड्राई है, सूखा एरिया है। ये जो इंडिकेट किया हुआ रन ऑफ कच्छ, जिस एरिया का नमक सबसे बेस्ट है। अपने बालोतरा की तरह मोदी जी भी विदेश यात्रा में गए थे, वहां तारीफ कर रहे थे। तो राजस्थान में मुख्यतः लवणीय पादप किस नदी बेसिन में? इस नाम से भी वैसे पता लगता है, लूनी। लूनी यानी लूण, नमक। ग्रामीण क्षेत्रों में नमक को लूण कहा जाता है। तो ये वो नदी है इंडिया में एकमात्र जो अपनी वाटर नेचर को चेंज करती है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा, और उसके बाद में आगे रन ऑफ कच्छ की ओर, गुजरात की ओर जाते हुए इसका पानी कैसा होता है? खारा। तो जिसका पानी खारा है, लवणीय है, उसमें लवणीय पादप अधिक होंगे बालोतरा की ओर। और उसमें एक रन भी होता है, दलदली या नमकीन भूमि नेहड़, वो नेहड़ मिलती है जालोर की ओर। तो लूनी बेसिन में दो विशेषताएं, एक तो उसका एरिया आपको पता होना चाहिए, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर एंड सांचौर। और फिर एक उसकी विशेषताएं, उसमें नेहड़ का रन जो जालोर में है, लवणीय पादप जो उसमें बाड़मेर में। फिर नेक्स्ट है नागौरी उच्चभूमि। तो नागौरी उच्चभूमि में नाम से ही पता है जिले कौन से हैं, एक तो नागौर और एक अलग हुआ डेडवाना एंड कुचामन। तो अभी तो डेडवाना कुचामन है, फिर यह भी अलग होंगे कुचामन सिटी के रूप में। अब नागौर की ओर मुख्यतः एक तो इस क्षेत्र में लवणीय झील अधिक है,
यहाँ लवणीय पादप अधिक थे। राजस्थान में लवणीय झील नागौर में, जो वर्तमान में डेडवाना कुचामन की ओर अधिक है। तो एक तो इसमें ये सेलाइन लेक्स फेमस है। राजस्थान में सर्वाधिक झील कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। झील सबसे ज्यादा उदयपुर में, लेकिन वो मीठे पानी की है। लेकिन मोस्टली ब्राइन वाटर लेक्स आर फाउंड इन डेडवाना कुचामन, और ये ऑप्शन ना हो तो फिर नागौर। तो राजस्थान में लवणीय झीलें होती है नागौर की तरफ अधिक। और इस क्षेत्र में नागौर और अजमेर के पास वाला जो एरिया है, यहाँ काफी ज्यादा डीप में ड्रिंकिंग वाटर या पेयजल मिलता है। तो पानी जितना ज्यादा डीप में मिलेगा तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक मिलेगी, और फ्लोराइड के कारण इस क्षेत्र में एक रोग होता है, कुबड़ा रोग, जिसको हम कुबड़ या बांका बेल्ट, इस एरिया को बोलते हैं बांका पट्टी। कुबड़ जैसे ऊंट के शरीर पे होता है ना, इस तरीके से कुबड़ा। तो अधिक फ्लोराइड वाला पानी पीने से अपने जो बैकबोन होती है, हड्डियों में फुलावट आ जाती है, या हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, या दांत जल्दी गिर जाते हैं। इसको कहते हैं फ्लोरोसिस डिजीज। तो ये फ्लोरोसिस डिजीज के कारण इस एरिया को हम्प बेल्ट या बांका बेल्ट बोला गया, यानी हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, इसको कहते हैं बांका। तो इसका मीनिंग हम्प बेल्ट और बांका बेल्ट कौन सा है? नागौर अजमेर का एरिया। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ फ्लोराइड की जो प्रेजेंस होती है वो ज्यादा होती है अन्य क्षेत्रों की तुलना में। तो राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पर है? नागौर और अजमेर। क्यों प्रसिद्ध है? अधिक फ्लोराइड के कारण या फ्लोरोसिस डिजीज के कारण। फिर इसके बाद में आगे शेखावाटी वाला एरिया, जहां दो टर्म्स आपकी पड़ी हुई है, एक तो बीड़ चारागाह भूमिया और एक तोरावाटी। शेखावाटी में कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली इज नोन एज तोरावाटी। इस क्षेत्र में दो नई टर्म्स हो रहेंगी, जैसे एक सर, ये SAR वाला है, नोट SIR। शेखावाटी की ओर पाए जाने वाले जो तालाब होते हैं, उन तालाबों को हम क्या कहते हैं? सर कहते हैं। अधिकांश स्थानों के नाम क्या, वहां सर लगता है, जैसे देल सर, साला सर, राणा सर, जेजू सर, साला सर, ये फेमस जगह है। तो सर का मीनिंग वो स्थान जिन स्थानों पे तालाब या छोटे, जहाँ पे पौंड या टैंक बनते हो। तो शेखावाटी की ओर जहाँ छोटे तालाब पाए जाते हैं, उन स्थानों को हम क्या बोलेंगे? सर। और जहाँ पानी के कच्चे कुएं, यानी गांव में जो पानी इकट्ठा होता है, उस एरिया को हम कहते हैं जोहड़, जो अपने आप में पानी के कच्चे कुएं होते हैं। तो शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। तो एक तो कच्चे कुएं होते हैं, तो कच्चे कुएं लिखना है। कई कई बार क्या होता है, भावनाओं में आके हम लिख देते हैं कि कच्चे पानी के कुएं। तो कच्चा पानी नहीं है, कच्चा तो बादाम ही था। तो शेखावाटी के बारे में और घग्गर बेसिन के बारे में, इनके बारे में बताते हुए, और इनको कल लिखवाएंगे आपको। लोनी बेसिन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।